नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण। भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में मिली महारत। विदेशों पर निर्भरता खत्म। कश्मीर में 4 आतंकी ढेर। CRPF कैंप पर हमले की कोशिश नाकाम। नियंत्रण रेखा के हालात पर पाकिस्तान से सैन्य वार्ता। NDTV के संस्थापक प्रणव राय के ठिकानों पर छापे। बैंक धोखाधड़ी के आरोप में CBI की कार्रवाई। उत्पीड़न के आरोपों से सरकार का इनकार। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल जारी। कई जगहों पर बाजार बंद और चक्का जाम। विपक्ष की विशेष सत्र बुलाने की मांग। खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में तकरार। सऊदी समेत 4 देशों ने कतर से खत्म किए रिश्ते। आतंकवाद फैलाने का आरोप। और आइए देखते हैं पहली खबर। इसरो ने आज सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। रॉकेट ने उपग्रह GSAT-19 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इसके साथ ही भारी उपग्रहों के व्यावसायिक प्रक्षेपण की राह भी खुल गई है। वहीं इसरो अंतरिक्ष में मानव भेजने के मिशन के अब करीब आ गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसरो की इस कामयाबी पर सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। GSLV मार्क 3 रॉकेट ने शाम 5:28 पर जैसे ही उड़ान भरी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इबारत लिख दी। लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद 640 टन वजनी इस स्वदेशी रॉकेट ने GSAT-19 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। A great success in the maiden attempt, and now GSLV Mark 3 has successfully put the SAT-19, which is the next generation satellite with multi-beam. क्रायोजेनिक इंजन के जरिए भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की महारत ने भारत के लिए व्यावसायिक प्रक्षेपण की राह खोल दी है। GSLV मार्क 3 करीब 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। The activities related to S-200 preparation for the next mission of GSLV Mark 3 even also started, and we are planning the total integration of our next GSLV D3, next GSLV Mark 3 flight from the new second vehicle assembly bay. GSLV मार्क 3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो को अंतरिक्ष में मानव को भेजने के मिशन के और करीब ला दिया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो करीब आधा दर्जन सफल प्रक्षेपण के बाद इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए किया जा सकेगा। ये हम एक ऐसे पड़ाव में आएंगे जो मेरे ख्याल में बहुत कम देश जो हैं ऐसे जियो स्टेशनरी GTO में सैटेलाइट छोड़ सकेंगे। 4 टन के सैटेलाइट, और जैसे मैंने कहा LEO में 8 टन के सैटेलाइट छोड़ सकेंगे। वहीं GSAT-19 उपग्रह संचार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। लिथियम बैटरियों से लैस इस उपग्रह का वजन 3136 किलोग्राम है। इसमें KA और KU बैंड ट्रांसपोंडर्स के अलावा जियो स्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इससे आवेशित कणों की प्रकृति और अंतरिक्ष में विकिरणों के प्रभाव के अध्ययन में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसके बारे में और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ साइंटिस्ट गौहर रजा साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। इसके बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ कही जा रही है कि ये सबसे वजनी रॉकेट, हम आमतौर पर चर्चा करते हैं कि बहुत हल्का है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसकी खूबी है कि बहुत वजनी है। विज्ञान के लिहाज से क्या इसके मायने हैं? ये ऐसा ही है जैसे हम साइकिल बनाना शुरू करें तो वो एक तरह का बोझ उठा सकती है, फिर कार बनाना शुरू कर दें तो शायद वो ज़्यादा बोझ उठा सके, और फिर अगर ट्रक बनाना शुरू कर दें देश के अंदर तो फिर हम कहीं ज़्यादा बोझ उठा सकते हैं। ये जो वज़न का मामला है, इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने जो ईंधन इस्तेमाल किया है, उस ईंधन के लिए जो हमें इंजन चाहिए, जिसको हम क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, वो इंजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
आम आदमी के लिए ये बहुत ज़रूरी है शायद समझना कि अगर मुझे 1 किलो ईंधन ले जाना पड़ रहा है और वो ईंधन ले जाने पे खर्च हो रहा है सारा, तो फिर बात खत्म हो गई, फिर तो और कुछ ले ही नहीं जा सकता मैं। तो क्रायोजेनिक इंजन एक तरह का कार से ट्रक बनाने की टेक्नोलॉजी में जाने वाला मामला है, और ये थ्रस्ट जो जनरेट करता है वो इतना होता है कि अब हम नए पादान पे पहुंच गए। यानी हम सेकेंड स्टोरी पे थे तो अब 3rd स्टोरी पे हम पहुंच गए। ये इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। जो अब तक हमारे बड़े सैटेलाइट्स होते थे उनको भेजने के लिए हमें बाहर के देशों के ऊपर निर्भर करना पड़ता था, अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो देश के आम नागरिक को समझने की बात है, वो ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। साइंटिस्टों ने दिन रात मेहनत की है, वैज्ञानिक लगे रहे हैं, और ये वैज्ञानिक पिछले 70 सालों में साइकिल पे अपने जो लेके जाया करते थे और बैलगाड़ी में लेके जाया करते थे, आज हमारे पास लॉन्च पैड है। ये एक दिन में नहीं होता। हमारे साइंटिस्टों ने, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 70 साल पूरे मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। दुनिया ने बहुत कोशिश की कि हम कोई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ना मिलने पाए। अमेरिका ने उसमें बहुत अड़ंगे लगाए, यूएसएसआर ने जब देने की कोशिश की तब भी अड़ंगे लगाए गए। आज हम क्रायोजेनिक इंजन भेज रहे हैं, मार्क 3 कह रहे हैं उसको। ये नए दौर की शुरुआत करेगा, और शायद हम इंसान को कल अपने देश के लोगों को ऊपर भेज पाए, अंतरिक्ष में भेजने का सपना। एक दूसरा इसका जो पहलू कहा जा रहा है, हम हालांकि बार बार जो भारतीय, अगर मैं इसरो की बात करूं या वैज्ञानिकों की, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता प्रथम उनका उद्देश्य रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसकी जो वजनी क्षमता है, यानी कि अब तक 2300 किलोग्राम से ज़्यादा का, जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें विदेशी 15 के आसपास भेज पाते थे हम, 1500 के करीब भेज पाते थे किलोग्राम के। अब हम 4000 तक 4000 भेज पाएंगे। क्या इससे दुनिया में जो हम एक बहुत ही ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, बाजार हमारे लिए खुलता जा रहा है, हम टॉप चुनिंदा देशों की गिनती में शुमार होते जा रहे हैं, ये हमें और उस कड़ी में आगे ले आता है? ये तो बिल्कुल मतलब खुली हुई बात है कि हम बार बार अगर कामयाब होते हैं अपनी बड़ी से बड़ी रॉकेट्स को भेजने में, तो दुनिया में हमारी साख बनेगी। बहुत कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस क्लब से बाहर हैं। लेकिन ज़्यादातर देशों के पास सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी ज़रूर है। तो वो अगर अपने यहाँ सैटेलाइट बनाते हैं तो उनको कोई ना कोई भेजने के लिए चाहिए होगा। तो ये बाजार बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सेलफोन हाथ में, हर आदमी के हाथ में जा रहा है, उस तरह से हम ये देखते हैं कि चैनल भी उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में। कल को हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना चैनल होगा, परसों हर शायद डिपार्टमेंट का एक चैनल होगा। क्या शेप लेगा नहीं मालूम हमें, आगे आने वाला वक्त। लेकिन ये कि एक मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो रहा है, और इस मार्केट में हमारी साख है। हमारी साख पीएसएलवी की वजह से और अब जीएसएलवी की वजह से होगी। जीएसएलवी और पीएसएलवी में एक चीज़ और समझनी चाहिए आम आदमी को, वो ये कि जब हम सॉलिड प्रोपेलेंट की बात करते हैं, ईंधन की बात करते हैं, या लिक्विड प्रोपेलेंट की बात करते हैं जो रूम टेम्परेचर पे हो, जो हमारे तापमान पे हो, इस प्रेशर पे हो, तो वो कहीं ज़्यादा आसान है हैंडल करना। लेकिन जब हम -35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ईंधन को हैंडल करते हैं तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। यानी आप देखें तो रॉकेट की ऊपरी स्टेज जो है, जो 3rd स्टेज हम कह रहे हैं, क्रायोजेनिक स्टेज जो है, वहां पर -135 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखा गया है, और वो रहेगा। अगर वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर गया मामला। और हाइड्रोजन को तो और भी ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर रखना है। तो ये जो इंजन काम कर रहा है, ये इंजन बिल्कुल फर्क है जो अब तक हम इंजन यूज करते रहे। क्रायोजेनिक का मतलब ये है, ये क्षमता मिल जाने से सिर्फ हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं मिल रही। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस एक दिन में डेवलप नहीं होती, इसलिए अगर आज हमने साइंस को नुकसान पहुंचा दिया तो हम 70 साल के बाद भुगतेंगे उसको। ये बड़ा खतरा होता है। अगर साइंस के हम प्रोजेक्ट्स रोक दें तो उसमें बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो ये है
कि जब हम एक टेक्नोलॉजी को मास्टर करते हैं, एक साइंस को मास्टर करते हैं, तो उसका असर हर साइंस पर पड़ता है। ये हम मटेरियल टेक्नोलॉजी के बिना नहीं अचीव कर सकते, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना अचीव नहीं कर सकते, ये हम नैनो टेक्नोलॉजी में जो कुछ हो रहा है उसके बिना अचीव नहीं कर सकते, ये हम इवन जो हम सेंसर्स बनाते हैं उसके बिना अचीव कर ही नहीं सकते। तो सेंसर्स बना रहे हैं अपने यहाँ, उसकी अलग फिजिक्स हो रही है, जो मटेरियल टेक्नोलॉजी उसकी अलग फिजिक्स हो रही है। और ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हमारे जो स्ट्रक्चर जिस तरह हम बनाते हैं, ढांचा जो बनाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन का, उसके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब इस पूरी बातचीत के लिए और ये समझाने के लिए कि असल में ये जो मार्क 3 है इसके मायने क्या हैं और भविष्य में हम किस दिशा में और कितनी तेज़ी के साथ कहाँ पर खड़े नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ वार्ता में भारत ने साफ किया है कि जब तक सीमा पार से घुसपैठ और फायरिंग बंद नहीं होती है, भारतीय सेना इसका करारा जवाब जारी रखेगी। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के कैंप में फिदायीन हमला नाकाम कर दिया गया और 4 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीआरपीएफ के कैंप पर सोमवार तड़के आतंकी हमला हुआ। 4 आतंकवादियों ने गोलीबारी करते हुए कैंप में घुसने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद सीआरपीएफ और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए। फिदायीन हमला किया गया। लगभग 3:45 बजे ग्रेनेड से और असलाह की फायरिंग से उस पर हमला किया गया और इस एंगेजमेंट में आतंकवादियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का कहना है कि मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल, ग्रेनेड, गोला बारूद और पेट्रोल बम बरामद हुआ है। आतंकी शिविर में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। There was heavy arms and ammunition on their body, lot of live grenades, AK-44, AK-47 rifles, and other incriminating material. They had come with the intention to create mayhem. इधर लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को लेकर सोमवार को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत हुई। बातचीत में भारत के डीजीएमओ जनरल भट्ट ने कहा, जब तक पाकिस्तान सेना घुसपैठियों की मदद और संघर्ष विराम उल्लंघन बंद नहीं करती, ऐसी कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नागरिकों के मारे जाने का मुद्दा उठाया, लेकिन सेना ने सीमा पार के आरोपों को खारिज किया। आतंकवाद के प्रति, आतंकवादियों के संरक्षकों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और उसके तहत जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, वो अपने समय समय पर देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में कदम उठाते रहे। कश्मीर में आतंकी फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी के बाद अलगाववादियों में हड़कंप मचा है। पुलिस ने सोमवार को हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर अलगाववादियों की मीटिंग पर रोक लगा दी और उमर फारूक समेत कई हुर्रियत नेताओं को नजरबंद कर दिया। ये लोग पिछले 2 दिन में हुई एनआईए की छापेमारी को लेकर नई रणनीति पर चर्चा करने वाले थे। Law must take its course and investigation must be concluded. So anybody trying to derail that has to be effectively dealt with. एनआईए ने शनिवार और रविवार को आतंकी फंडिंग को लेकर अलगाववादी नेताओं और कई कारोबारियों के करीब 30 ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान 1.5 करोड़ रुपए और कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। इससे पहले 3 हुर्रियत नेताओं से एनआईए ने पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। आज किसानों ने महाराष्ट्र बंद किया। इस दौरान
कई जगहों पर बाजार बंद रहे। कुछ जगहों पर छुटपुट हिंसा की घटनाएं हुई हैं। किसानों ने मंगलवार से आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। कहीं सड़क पर आंदोलन तो कहीं बाजार बंद, इन सब के बीच सिर मुंडवाते किसान। महाराष्ट्र में 5 दिन से आंदोलन कर रहे किसान हर दिन अपनी रणनीति बदल रहे हैं। सोमवार को उन्होंने राज्य में बंद बुलाया और जगह जगह चक्का जाम किया। किसानों ने दूध और टमाटर जैसी सामग्री सड़कों पर फेंककर विरोध जताया। किसान जो कर्जदार है वो किसान कर्जदार से मुक्त होना चाहिए, उसके खेती माल को भाव मिलना चाहिए। यही मांगना लेके हम आगे ही चलते रहेंगे। पंढरपुर के भेंडीशे गांव में किसानों ने सिर मुड़वाए और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। पुणे में किसानों के आह्वान का असर भी दिखा। यहाँ प्रमुख बाजार बंद रहे। नासिक में भी बाजार बंद रहे। यहाँ की फल और अनाज मंडियों में काम ठप रहा। राज्य में नासिक फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ देश का सबसे ज्यादा प्याज होता है। औरंगाबाद, धुले, सांगली, अहमदनगर, परभणी, सोलापुर, उस्मानाबाद और कोल्हापुर में भी बंद का असर दिखा। कर्ज माफ किया जाए और किसानों के जो भी सुविधा हैं वो पूरे दी जाए। लाइट बिल माफ किया जाए और किसानों को जो अन्याय हो रहा है वो किसानों पे अन्याय न हो। हमारे मांगे जब तक पूर्ण नहीं होगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन को बीजेपी सरकार की सहयोगी शिवसेना, विपक्षी कांग्रेस, एनसीपी, वाम दलों और ट्रेड यूनियनों का समर्थन हासिल है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की एकता तोड़ने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सीपीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को छोटे किसानों का करीब 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन किसान संगठनों ने इसे नकार दिया है। उनकी मांग है कि कर्ज माफी के साथ बिजली की कीमतें घटाई जाएं और उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। किसानों ने मंगलवार से सरकारी कार्यालयों को बंद कराने और विधायकों और मंत्रियों के कार्यालयों का घेराव करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जीएसटी की तैयारियों का जायजा लिया। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू होने से लोगों को फायदा होगा। 2.5 घंटे तक चली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ पीएमओ और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने जीएसटी के आईटी सिस्टम की सुरक्षा पर जोर दिया। सीबीआई ने न्यूज चैनल एनडीटीवी के सह संस्थापक प्रणव रॉय के घर छापेमारी की है। छापे की यह कार्रवाई 3 अन्य जगहों पर हुई है। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक केस भी दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को नई दिल्ली में एनडीटीवी के सह संस्थापक प्रणव रॉय के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा सीबीआई ने दिल्ली और देहरादून समेत 4 जगहों पर तलाशी ली। इसके बाद प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय और एक प्राइवेट कंपनी के अलावा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस बीच सरकार ने कहा है कि छापेमारी के पीछे बदले की कार्रवाई जैसा कुछ नहीं है। Raids conducted by different agencies on a particular channel promoters has nothing to do with the freedom of press. This is not an action against the news organization. It's an action against the promoters' action. इधर एनडीटीवी ने बयान जारी करके कहा है कि सीबीआई के तमाम आरोप झूठे हैं। एनडीटीवी ने कहा है कि समाचार चैनल और उसके प्रमोटरों का बेवजह उत्पीड़न किया जा रहा है और वो भारत में लोकतंत्र और आजादी को कुचलने के इन प्रयासों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। विपक्ष ने भी इन छापों के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कारण अभी उसका पता चल जाए तो पूरी बात कही जाएगी। क्योंकि एनडीटीवी के ऊपर कभी बैन कर दिया जाए, एक दिन का बैन कर दिया जाए, उसके लोगों के ऊपर लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बियॉन्ड और क्या है, क्या साक्ष्य जिसके बुनियाद पे हो रहा है, उसका भी पता नहीं। सीबीआई ने पिछले हफ्ते ही 2008 में आईसीआईसीआई बैंक से हुई धोखाधड़ी के एक मामले में केस दर्ज किया था। इसके अलावा 2014 से प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग एनडीटीवी से जुड़े मामले की जांच कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य छतर सिंह से पूछताछ की। पंचकुला में औद्योगिक जमीन आवंटन मामले में ये पूछताछ हुई। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने नियमों में बदलाव कर 14 भूखंड आवंटित किए। ये मसला साल 2011 का है। बरेली में हुए बस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। दिल्ली से गोंडा जा रही बस एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हादसे पर अफसोस जताया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। ये तस्वीरें हैं बरेली में हुए बस हादसे की। रविवार देर रात बस और ट्रक के बीच हुए हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 1:30 बजे NH-24 पर हुआ। बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी। टक्कर से डीजल टैंक फट गया, जिससे वाहन में आग लग गई। 15 मरीज जो छोटे घायल थे वो यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल सिद्ध विनायक में भर्ती हैं, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। बस में 41 यात्री सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने हादसे पर दुख जताया है। केंद्र और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के कंधमाल जिले में खामनखोल इलाके में नक्सली हमले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान शहीद हो गया। हमले में 6 जवान घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर है। नक्सलियों ने हमला देर रात किया। जवानों का काफिला नक्सल विरोधी ऑपरेशन पूरा कर लौट रहा था। नक्सलियों ने काफिले के आखिरी वाहन को निशाना बनाया और जमकर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर से सभी कूटनीतिक और राजनयिक संबंध खत्म करने का फैसला किया है। उन देशों ने आरोप लगाया कि कतर क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इधर ईरान ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहे हैं। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर के साथ समुद्री और हवाई संपर्क समेत तमाम रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। बहरीन ने कतर में रह रहे अपने नागरिकों से देश वापस लौटने को कहा है, जबकि कतर ने सऊदी अरब जाने वाली तमाम उड़ानें रद्द कर दी हैं। सऊदी अरब का आरोप है कि कतर अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों की मदद कर रहा है। इधर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC देशों के बीच आपसी खींचतान पर अमेरिका ने चिंता जताई है। We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences. And if there's any role that we can play in terms of helping them address those, we think it is important that the GCC remain unified. इधर ईरान ने कहा है कि अमेरिका GCC देशों के साथ मिलकर क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब की चाल कामयाब नहीं होगी। रईस जमहूर अमेरिका दर एक निज़ाम कबीलेई अक़ब मानदे मुनहत महज़। दरअसल GCC देशों ने अभी तक अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल लीबिया, सीरिया, इराक और यमन में बखूबी किया है। इन देशों में आपसी दरार बढ़ती है तो मध्य एशिया की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लंदन में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने आज कई जगहों पर दबिश दी। शनिवार को हमले से जुड़े 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आतंकी संगठन IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। राजधानी लंदन में हुए इन हमलों में 7 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 48 लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 हमलावरों को मार गिराया। लंदन के मेयर ने कहा है कि इन हमलों का इस हफ्ते होने वाले राष्ट्रीय चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हमले को सिर्फ लंदन नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हमला बताया। But it is now clear that sadly victims came from a number of nationalities. This was an attack on London and the United Kingdom, but it was also an attack on the free world. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।